नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जो कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपके लिए परफॉर्म करवा सकते हैं अगर उनको ये कंफर्म करना है कि आपको एग्जैक्टली अस्थमा ही है या फिर और कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिससे कि आप सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप अपने हेल्थ केयर फिजिशियन के पास विजिट करते हैं तो चांसेस हैं कि डॉक्टर्स आप पे कुछ टेस्ट करवाएं। उन्हीं टेस्ट के बारे में आज मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूंगी। तो सबसे पहला जो टेस्ट डॉक्टर्स आपका परफॉर्म करवा सकते हैं वो है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट जब आप करवाते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें हमें हीमोग्लोबिन का वैल्यू, प्लेटलेट्स का वैल्यू और साथ में WBCs का वैल्यू देखने को मिलता है। ऐसे ही जो WBCs हैं उसमें एक जो पार्ट होता है WBCs का वो होता है इओसिनोफिल। तो जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनमें इओसिनोफिल का जो काउंट है वो हमें थोड़ा सा हायर साइड पे मिल सकता है। जो नॉर्मल इओसिनोफिल काउंट होता है वो होता है लेस देन 500, लेकिन अगर आपको अस्थमा है तो ये हमें स्लाइटली ऑन द हायर साइड मिल सकता है, लेकिन ये हमें 1000 से कम यानी कि 1000 से कम ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं वो है सीरम टोटल IgE। तो अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन E का जो टेस्ट है ये परफॉर्म करवाते हैं और आपका इम्यूनोग्लोबुलिन E हायर साइड पे आ रहा है तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, आपका जो बॉडी है वो एलर्जिक है किसी एलर्जन की तरफ। इस टेस्ट से हमें ये नहीं पता चलेगा कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जिक हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आपका बॉडी है वो किसी भी एलर्जन की तरफ हाइपर सेंसिटिवली रिएक्ट कर रहा है। अगर आप नेक्स्ट जो और इन्वेस्टिगेशन इसमें फर्दर कराना चाहें तो अगर आपको खांसी के साथ में बहुत ज़्यादा बलगम है तो डॉक्टर आपका स्पूटम टेस्ट भी करा सकते हैं। स्पूटम कल्चर कराने से हमें ये पता चल जाएगा कि आपको TB तो नहीं है या फिर आपको कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये रूल आउट करने में हेल्प मिलती है कि पेशेंट को जो लक्षण हैं जो उनके एग्जैगरेट हो रहे हैं, जो लक्षण उनके बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ अस्थमा की वजह से ही है या फिर साथ में और भी कोई ऐसी अंडरलाइंग कंडीशन है जिसके वजह से पेशेंट को एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा सीवियरिटी या फिर कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट हम करवा सकते हैं आपका इस केस में वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स हैं, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनमें डॉक्टर्स को ये अगर कंफर्म करना हो कि उनके जो सांस की नलियां हैं उसमें कितना ज़्यादा सूजन है, कितनी ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो गई है, तो उसको रूल आउट करने के लिए हम जो PFT करवाते हैं उसमें सबसे बहुत ईजिली और जो बहुत कॉमनली करवाया जाता है वो है स्पायरोमेट्री। तो अगर जो आप स्पायरोमेट्री करवाते हैं इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। ये मुश्किल से 30 से लेके 45 मिनट्स तक ले सकता है। अगर आप कभी भी स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स आएंगे तो आप रिपोर्ट्स में देखेंगे कि आप दो जो वैल्यूज़ हैं डॉक्टर्स ने आपके लिए रिपोर्ट्स में मेंशन किया हुआ है, FEV1 यानी कि फोर्स एक्सपायरेटरी वैल्यू इन 1 सेकेंड। जब आप एक डीप ब्रेथ लेते हैं, मतलब आप इनहेल करते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, उसके बाद 1 सेकेंड के अंदर जो भी सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं उसका क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, इसको फिगर आउट करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। दूसरा इसमें जो आपको वैल्यू देखने को मिलेगा वो होगा फोर्स वाइटल कैपेसिटी, यानी कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस के बाद कितना एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं ये हमें पता चलता है FVC में। अब जब भी आपका स्पायरोमेट्री का रिटन रिपोर्ट तैयार होकर आपके पास आएगा तो उसमें आपको एक रेशो दिया जाएगा, FEV1 रेशो FVC। अगर ये रेशो आपका इक्वल्स टू 70% या फिर मोर देन 70% है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आपके लंग्स हैं उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आपके जो एयरवेज हैं, आपके जो एयर पैसेजेस हैं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और आप अस्थमैटिक नहीं हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये वैल्यू हमें 70% से नीचे मिलता है या फिर अगर हमें 60% से नीचे मिलता है तो उसी के बेस पे ये हमें कहीं ना कहीं डायग्नोस हो जाता है कि जो पेशेंट है वो अस्थमैटिक है। और अगर ये वैल्यू नीचे की तरफ जाते जाता है, मतलब 30% मिल रहा है, 35% मिल रहा है, तो वहाँ पे जो पेशेंट है वो सीवियरली अस्थमैटिक हो सकता है। साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अस्थमा हो, बहुत इनिशियल स्टेज पे हो और आप स्पायरोमेट्री कराएं, PFT करवाएं, लेकिन आपको जो PFT है वो नियर अबाउट 70% आए तो और आपको सिम्टम्स फिर भी बने हुए हैं तो यहाँ पे हमें रिपीटेडली जो है अपना PFT करवाना पड़ता है एट द गैप ऑफ 3 मंथ्स। एक और इन्वेस्टिगेशन जो लास्ट आप करवा सकते हैं वो है चेस्ट एक्सरे। अगर आपको कभी कभी बीच में अस्थमा का बहुत सीवियर अटैक उठता है, उस कंडीशन में अगर डॉक्टर आपका चेस्ट एक्सरे कराएं तो वहाँ पे हमें हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स देखने को मिल सकता है। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स का मतलब है जो लंग्स हैं वो अपने नॉर्मल कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड किए हुए होते हैं।
वहीं पर अगर आपको क्रॉनिक अस्थमा है और बहुत लंबे समय से आपको अस्थमा चला आ रहा है, यहाँ पे अगर हम आपका चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एम्फाइसीमेटस कंडीशन देखने को मिल सकती है। एम्फाइसीमेटस कंडीशन का मतलब ये है कि जो आपके एल्वियोलाइज हैं, जो आपके एयर सैक्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगा और वो थोड़े से एक्सपैंड हो जाएंगे, जिसके वजह से जो एयर का एक्सचेंज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको अस्थमा है और अभी भी आपको कंफर्म डायग्नोसिस नहीं हो रहा है तो आप अपने हेल्थ केयर फिजिशियन से मिलके उनसे डिस्कस करके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। मैं आपको ये भी सलाह देना चाहूँगी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना कराएं, क्योंकि डॉक्टर्स को ये डायग्नोज करने के लिए कि पेशेंट अस्थमैटिक है या नहीं है सिर्फ एक टेस्ट नहीं चाहिए होता, हमें उनका पूरा कंप्लीट हिस्ट्री चाहिए होता है, पेशेंट के सिम्टम्स का पैटर्न चाहिए होता है और साथ ही साथ हमें ये भी चाहिए होता है कि कुछ बंच ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हम करवाएं, ये देखते हुए कि एट प्रेजेंट पेशेंट को अभी कितने लक्षण हैं। तो इसीलिए खुद से कोई इन्वेस्टिगेशन आप कराने ना जाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे सलाह लें और उनके प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद ही आप ये फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। अगर आप भी अस्थमा का कोई सटीक इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।